नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। और हमारे साथ एक बार फिर हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई राजू पारुलेकर जी। राजू भाई, स्वागत। नमस्कार। अभी जब हम लोग इस शो में जा रहे थे तो एक न्यूज अचानक आई, और वो न्यूज स्क्रॉल पे आई है, उसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये न्यूज अपने आप में बताती है कि सरकार के पास छुपाने के लिए, चुनाव आयोग के पास छुपाने के लिए कितना कुछ है। आप जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस थ्योरी में घुसता नहीं हूं और बहुत इस थ्योरी में जाता नहीं हूं कि चुनाव रिग हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो फैसला है, फैसला क्या है? सरकार ने जो नियम बदला है उसको जानना बहुत मजेदार है। सरकार अब ये कह रही है कि कोई भी अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो उसको सारे नहीं, सिर्फ चुनिंदा कागज दिखाए जाएंगे। सवाल ये है कि जब हमारा वोट है, हमारी सरकार है, हमारे वोट से सरकार बदलती है, बनती है थियरी में कम से कम, तो फिर चुनाव प्रक्रिया पे अगर हमको शक है तो क्यों नहीं हमें कागज दिखाया जाएगा? उसमें ऐसा क्या गोपन है जो सरकार दिखाना नहीं चाहती है? सरकार अपनी इस हरकत से ये साफ कर रही है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया में कुछ बड़ा ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो सरकार दिखाना नहीं चाहती। और खासतौर पे महाराष्ट्र में तो जैसे एक के बाद एक गांव में ये अभियान चला है कि हम बैलेट से फिर से वोटिंग करेंगे, और उसको रोका गया, उसमें सारा तमाशा किया गया। वो सब बताता है कि जनता के अंदर भी इसको लेके धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजू भाई हमारे साथ हैं, जो पहले दिन से इस मुद्दे पर बहुत डिटेल में, बहुत रिसर्च करके और बहुत मेहनत से लगातार बात करते हैं, कमिटमेंट से बात करते हैं। राजू भाई, ये जो फैसला आया है, फैसला क्या मतलब? सरकार ने जो ये एक नियम बदला है, क्योंकि भ्रष्टाचार दो तरह का होता है। एक तो जो नियम चल रहा हो उसके अंदर भ्रष्टाचार कर लीजिए, वो कर्मचारी का भ्रष्टाचार होता है। और दूसरा, नियम को ही ऐसा बदल दीजिए कि अडानी के अलावा किसी को ठेका ना मिल पाए, और चुनाव आयोग को जो गंदगी है वो बाहर दिखाने की जरूरत ना रह जाए। तो ये अलग तरह का सांस्थानिक भ्रष्टाचार होता है। ये जो मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आज तक कानून बना था, उस कानून के हिसाब से हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि पिटिशनर को इलेक्शन के मामले में जो भी कागजात चाहिए, जो भी वो चाहता है, जो चुनाव प्रक्रिया में था और चुनाव हार चुका है, वो उसको आप मुहैया कराइए, वो कागजात दिखाइए, दे दीजिएगा। तो वहां पर अचानक हलचल होगी केंद्र सरकार में। उन्होंने इमीडिएटली कानून ये बनाया, नियम बनाया कि ऐसा नहीं हो सकता। आज तक 1961 से लेके आज तक जो कानून था वो बदल दिया कि नियम ऐसा किया कि जितने कागज इलेक्शन कमीशन दिखाना चाहे उतने ही दिखाए जाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही बंद कर दी है। आप ईवीएम को हाथ ही नहीं लगा सकते बाहर, यानी तो ईवीएम आप सामने वीवीपैट वगैरह रख के कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये नॉन अगर ट्रांसपेरेंसी की अगर बहुत है। राजू भाई, अगर इस वीडियो का जो हम थंबनेल बनाएंगे और जो लिखेंगे उसमें अगर ईवीएम लिख देंगे, तो ये वीडियो या तो ब्लॉक हो जाएगा, और या तो ये वीडियो ऐसे गड्ढे में चला जाएगा कि कोई देखेगा ही नहीं। ये कंडीशन है, ईवीएम पे आप चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये बात एक है। और कल महाराष्ट्र में एक मजेदार घटना घटी। मैं दंग रह गया, शॉक हो गया। नागपुर में अधिवेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का। तो उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने स्पीच में यह बताया कि ईवीएम पे अगर कोई शक करता है या चुनाव आयोग पे शक करता है तो वो राजद्रोह होता है। ये मैं सुनकर मुझे अच्छा लगा कि अब हम राजद्रोही की श्रेणी में आने लगे, क्योंकि जो वोट, जो मामला सिर्फ जनता का है, उसके मामले में अगर आप दखल दोगे तो भी जनता को राजद्रोह में फंसाएंगे। और फिर वो उसके साथ एक और करें कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कसने के लिए एक जन सुरक्षा कानून ला रहे हैं। उसमें उन्होंने कानून का जो पूरा वो है, उसमें नक्सलिज्म बड़ा है वगैरह लिखा है। महाराष्ट्र में कोई नक्सलिज्म बड़ा नहीं है। आखिर में सुरजागढ़ में जो देखा गया है वो तो अडानी बड़ा है, नक्सलिज्म तो गायब हो गया। बात यह है कि अर्बन नक्सलिज्म वगैरह बोलिए, उन्होंने भाषण में बोला, बातों में बोलते हैं, लेकिन अर्बन नक्सलिज्म उसमें लिखा नहीं है, क्योंकि आरटीआई डालकर एक कार्यकर्ता ने गृह मंत्रालय, अमित शाह वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये अर्बन नक्सल क्या है पूछा था, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई है ही नहीं अर्बन नक्सल, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। तो अर्बन नक्सल झूठ है। तो ये जन सुरक्षा कानून लाकर ये राजद्रोह बनाने की कोशिश है कि आप इलेक्शन के बारे में कुछ बोलो, इलेक्शन चुनाव कमीशन के बारे में कुछ बोलो, अदानी पर बोलो, या अमित शाह अंबेडकर की भर्त्सना करे तो उस पर ऊपर कुछ बोलो, तो आपको अर्बन नक्सली ठहराकर अंदर डालने का प्रावधान बनाया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र को लैबोरेटरी बनाएंगे
और ये जो महाराष्ट्र में मूलतः जो बहुमत मिला है वो बहुमत ही झूठ है, वो एक्चुअली जीते ही नहीं है। और ये हमारा पहले से कहना है, कई सारी संस्थाएं वो कह रही है। अब उन्होंने 40 संस्थाओं का नाम बोला कि भारत जोड़ो में 40 संस्थाएं वो थी शामिल थी, वो नक्सली है। अब 40 संस्थान अगर नक्सली है, संस्थाएं नक्सली है, तो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? और ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो बात यह है कि ये सारी कवायद दो चीजों के लिए चल रही है। एक इलेक्शन की जो रिगिंग है, मैनिपुलेशन है, उसको छिपाने के लिए, और दूसरा तो अडानी को छिपाने के लिए। ये दो चीजों के लिए आम आदमी को अंदर डालने की ये सारे प्रावधान बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र को लैबोरेटरी बनाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बहुमत मिला है वो बीजेपी को भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं है, लोगों का प्यार नहीं है, वो मशीनी या मैनिपुलेटिव बहुमत है। तो इसमें शक ही नहीं है। अब ये राजद्रोह का मामला बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। तो आप समझिए कि आरएसएस और ये मोदी कल्ट के जो लोग हैं, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो जनता को ठेठ चुनौती देना चाहते हैं। और ये इसका एक हिस्सा है कि अब चुनाव आयोग के पास आप सारा चीज मांग नहीं सकते। तो चुनाव आयोग है किस लिए? चुनाव आयोग आंसरेबल यानी जवाबदेह लोगों को है। चुनाव आयोग पीएमओ को जवाबदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएमओ तो जनता चुनती है, सीएम जनता चुनती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है। तो ये जवाबदेही है, वो पूरी तरह से कम से कम थियरी में चुनती है, बाकी प्रैक्टिकली कौन चुन रहा है पता नहीं है सर। आप थियरी में भी नहीं, क्योंकि अब तो जवाबदेह अब प्रधानमंत्री को हो गया ना, शाह और मोदी को ही चुनाव आयोग, क्योंकि नियम जो बनाए गए हैं, तो कागज कौन से दें और कौन से नहीं दे, ये तो शाह बताएंगे कि ये नहीं देना है, ये देना है। और ये हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन्होंने कानून बदला, यानी डर गए हो कि उच्च न्यायालय ने सीधे तौर से बोला था 61 से भाई नियम चल रहा है, तो लोगों को कागज देने में क्या आपत्ति है, देते ही हैं पहले से। वो बोलने के बाद इनको पता चल गया कि ये कागज देने से हड़कंप हो जाएगा, लोग ढूंढ निकालेंगे, हमारे जैसे लोग तो बैठे हुए हैं, ढूंढ निकालेंगे। तो इन्होंने वो कागज ही बंद कर दिए। देखिए ऐसा है कि ये तो ऐसी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी चीज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी राजद्रोही कर सकते हैं और किसी को भी अर्बन नक्सल ठहरा सकते हैं। ये देश की लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र और देश की सरकारें एक मजाक बनकर रह गई है। बनाना रिपब्लिक है ये सरकार है ही नहीं, चुनी हुई सरकार तो बिल्कुल नहीं। इस रूल के खिलाफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए, विपक्ष को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। विपक्ष क्या करेगा देखा जाएगा। आप जब ये अर्बन नक्सल वाली बात कर रहे थे तो मुझे याद आया राजू भाई, पेगासस का हल्ला इस देश में हुआ था। लोगों ने बहुत कायदे से देखा कि कैसे उनका मोबाइल जो है वो इन्फेक्टेड हुआ था, उसमें स्पाईवेयर डाला गया था ताकि उनके मोबाइल से सारा कुछ चुराया जा सके। और आजकल जो हमारा मोबाइल होता है उसमें तो सब होता है, उसमें ईमेल है, उसमें व्हाट्सएप है, उसमें टेलीग्राम है, सारी चीजों से आप वहां जुड़े होते हैं। तो पेगासस के थ्रू इस देश में काफी तमाशा हुआ था, पत्रकारों का भी नाम आया था, नेताओं का भी नाम आया था। और उसके बाद पेगासस की जांच की बात हुई थी, वो जांच कहां चली गई ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अमेरिका में जो आज फैसला आया है, आपने भी सुबह शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया, एनएसओ जो पेगासस बनाने वाली कंपनी है उसको लेकर जो फैसला आया है, और ये फैसला है, और इसके पहले साल 2 साल पहले मेरे ख्याल 2019 में अमेरिका ने सैंक्शन भी किया था एनएसओ को। वो बता रहा है कि एनएसओ कितना भयानक काम कर रहा है ये पेगासस बना के, और इजराइल इस तरह के सॉफ्टवेयर जहां बनते हैं वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, किस तरह से वो लोगों की निजी जानकारियां चुरा रहा है। और उसमें एक नाम तो उस सऊदी अरब के पत्रकार का भी है जिसकी हत्या हुई थी, जिसकी हत्या में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम आया था। उसकी पत्नी का भी जो मोबाइल है वो भी हैक किया गया था। तो हिंदुस्तान के अंदर जो पेगासस का सारा मामला हुआ था और आज तक कुछ नहीं हुआ, आपको लगता नहीं है कि इस फैसले के बाद भारत में भी एक बार से मांग उठनी चाहिए कि भाई पेगासस के बारे में क्या जांच हुई बताओ तो हमें। और हिंदुस्तान में तो पेगासस सिर्फ होम मिनिस्ट्री खरीद सकती थी। सर डिटेल्स जो है उसमें जो जिन देशों का नाम आया उसमें हिंदुस्तान भी तो एक देश है। हाँ बिल्कुल। तो और वो जो आप जो कह रहे हैं कत्ल हुई थी वो दूतावास में हुई थी, वही सऊदी अरेबिया हाँ, के जी, वही जी, हाँ, वो उनकी वाइफ के बराबर है, वो भी पेगासस लगाया था। लेकिन पेगासस हाँ, इससे ज्यादा और पेगासस से आगे की बहुत सारी चीजें आ चुकी है जो हमारे इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया में और लोगों की आजादी में
और लोगों की ये एक्चुअली ये सरकार देशद्रोही है, ये सरकार देशद्रोही है। राजद्रोह का मामला मुकदमा अगर करना है तो ये जो सरकारें हैं बीजेपी की, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और उनके सारे जो साथी है वो इस देश के द्रोही है, देशद्रोही है। इन्होंने आजादी और आजादी की जंग को मजाक बना के रखा है और लोगों को अपना गुलाम मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके खिलाफ एक्चुअली अंबेडकर साहब का भी जहां तक ये लिहाज नहीं कर सकते तो हम और आपका क्या करेंगे? या अंबेडकर साहब आज होते तो ये उनको भी राजद्रोही मान लेते, क्योंकि अंबेडकर साहब ने तो हमेशा इन्होंने कहा जहरीला पेड़ है आरएसएस। अंबेडकर की लाइन है, मैंने लिखी, कल प्रिंट ने भी छापा है, आरएसएस एक जहरीला पेड़ है और उनके फल जो आते हैं वो जहरीले होंगे। तो ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे तो जहरीले तो है, तो हमको राजद्रोही बनाएंगे वो, क्योंकि वो जनता को नहीं चाहते। वो चाहते मशीन से सीधा सत्ता में आए, पूरा देश लूटपाट के लेके जाए, जैसे वो उनके आका जो ब्रिटिश थे वो करे, वैसे ही करें। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी वेस्ट इंडिया कंपनी, पेगासस एक छोटा सा मामला है सर। इन्होंने इतने सारे इक्विपमेंट्स इजराइल और अन्य देशों से लाकर यूज किए हैं। आपको मालूम है कि हमेशा हमारी चुनाव प्रक्रिया का पिछले साल 2019 में जब रिगिंग का और मैनिपुलेशन का मामला बना था तो साकेत गोखले जो अब सांसद है उन्होंने मामला उठाया था और उन्होंने रशिया का नाम लिया था। इमीडिएटली बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने विदेश का नाम लिया। तो रशिया के स्पुतनिक ने खुलासा कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, नहीं होने। तो उनको क्यों डर लगा? तो आप समझिए कि जेलेंस्की को मिलने के बाद डोवाल साहब जाकर पुतिन को सफाई क्यों देते हैं? क्योंकि कुर्सी पर ही कई ऐसे लोगों के सहारे से वो बैठे हुए हैं सारे लोग, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री। तो ये पेगासस एक इजराइल से आई हुई है, लेकिन इजराइल से कई सारी चीजें। और बीच में मैंने वो ट्विटर पे डाला था, आपने भी शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने, कि ये इलेक्शन प्रक्रिया को कैसे हैक किया जाता है वो इजरायली संगठन ने, कंपनी ने बताया ही था। वो एक कंपोनेंट है, लेकिन ये नॉन ट्रांसपेरेंसी तो अपने हाथ में, वो भी आपको हाथ में लेनी चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष की दुर्बलता और इन मुद्दों को ठीक से आगे अंजाम तक ले जाने की जो खोई हुई क्षमता है, इसका पूरा फायदा उठा रही है बीजेपी और उनका जहरीला पेड़। अभी आपने डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले ही लिया है तो अब बिना उस पर चर्चा किए इस समय कोई बहस तो पूरी हो नहीं सकती। अमित शाह जी ने पहले संसद में बोला, और मजेदार बात यह है कि वो लाइव आ रहा था, जो भी सुन रहा होगा उसको लाइव सुनना होगा। और यूट्यूब पे अभी भी वो वीडियो है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें एआई लगा के पता नहीं क्या किया गया था और ये किया गया था। और 16 सेकंड का उनका वीडियो था, अपने आप में वो कंप्लीट था। उसके बाद भी वो करते क्या है, वो कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस अंबेडकर के खिलाफ थी ये साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 16 सेकंड था। अब उसके बाद जिस तरह का तमाशा हुआ, जिस तरह से हमले हुए और फिर ये धक्का मुक्की का केस आ गया, अब तो संसद भी बंद हो गई, तो जाहिर तौर पे अब ये चर्चा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस है और अंबेडकराइट जो कार्यकर्ता हैं देश भर में इकट्ठा होते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, उस दिन ये मामला फिर से बड़ा हो सकता है। और आपको क्या लगता है, मतलब मैं थ्योरी में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं आपसे पूछ रहा कि संघ का, आरएसएस का अंबेडकर के लिए क्या रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अंबेडकर का पुतला जलाया गया था, बाकायदा अंबेडकर का पुतला जलाया गया था, और अंबेडकर के साथ नेहरू का भी पुतला जलाया गया था हिंदू कोड बिल पे। हम जानते हैं कि 1947 में मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाने के लिए कैसे गोलवरकर पुश कर रहे थे, उनका जो अखबार ऑर्गेनाइजर है वो पुश कर रहा था, ये सब हम जानते हैं। कैसे अंबेडकर को गालियां इन लोगों ने दी हैं हम जानते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लगता है, जानबूझ के किया गया ये, या जबान फिसल गई, और इसका क्या असर होने वाला है? नहीं सर, इनकी आइडियोलॉजी है और अमित शाह गलती से कुछ नहीं बोले, वो पूरी तरह से उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस इतने होंगे, क्योंकि उनको अभी तक आदत ये हो गई थी गए 11 साल में कि गांधी पे बोलो, कुछ नहीं बोलते लोग। शिवाजी महाराज का पुतला ढह गया, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर नेहरू पे कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी कुछ करते नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। तो उनको आदत हो गई कि तो किसी को भी एक मार के चले जाए। तो वो अम्बेडकर पे भी आ गए, बोले देखिए मैं एक बताता हूँ कि अम्बेडकर तो सबसे बड़े दुश्मन है इनके, आरएसएस परिवार। क्योंकि सावरकर ने तो लिखा था ना कि हमने बुद्ध को नहीं छोड़ा, तो अम्बेडकर क्या चीज है। जब अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया था तो इस पे सावरकर की एक आर्टिकल है बहुत बड़ी, और इसके ऊपर मैंने अपनी किताब में, जो सावरकर वाली मेरी किताब है, उन सारे जितने उनके आर्टिकल से, एक नहीं है 7-8 आर्टिकल हैं उनके, और उनके समग्र में ही छपे हुए हैं, वहां से उठा उठा के मैंने दिया है, और बहुत ही घटिया बातें बोली हैं उस समय। बहुत घटिया, यानी इससे घटिया सर मैं आप लोगों को मालूम नहीं है, जो नेहरू और गांधी जी के बारे में ये लोग बोलते हैं उससे भी घटिया बातें उन्होंने अंबेडकर पे पहले भी बोली है और आज भी बोलते हैं।
अब संसद में इन्होंने क्या बोला कि अंबेडकर 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 ये फैशन आ गई है, अंबेडकर इससे भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग में जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये सत्ता में क्यों बैठे, स्वर्ग में जाए बेटर होगा, क्योंकि अंबेडकर और की नहीं, वजह से सत्ता में और बैठे, जितनी संविधान बार उन्होंने बनाया था। जितनी बार मोदी का नाम लेते हैं उतनी बार ले ले तो फिर तो मतलब बैकुंठ धाम सीधे पहुंच जाएंगे। नहीं, मोदी का नाम इसलिए लेते क्योंकि सत्ता मिलती है, स्वर्ग नहीं सर। स्वर्ग उसको मिलता है जिसको सत्ता नहीं मिलती, जैसे कि जज लोया को स्वर्ग मिला सर, क्योंकि उन्होंने किसी और जिसका नाम नहीं लेना चाहिए उसका लेने की कोशिश की। समझिए आप, इनका स्वर्ग और वो अलग चीज है। जैसे यहाँ पर संत तुकाराम के बारे में भी मैं कह सकता हूं। तो आप समझिए सर कि ये जो एक साजिश के तहत वो हर महापुरुष को अपमानित और नष्ट करना चाहते हैं, उसमें से अंबेडकर अग्रिम है। लेकिन उनको प्रॉब्लम था, पहले अंबेडकर को हाथ डाले और बहुत बड़ा बैकफायर हो तो उनको तकलीफ थी, तो उन्होंने पहले नेहरू को करके देखा तो कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने गांधी जी को करके देखा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर गोडसे का ग्लोरिफिकेशन करके देखा तो भी लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर अमित शाह की हिम्मत बढ़ी और वो अमित शाह, और ये तो जैन है और अमित शाह अपने आप को वैष्णव कहते हैं लेकिन वो है जैन, तो उन्होंने एक्चुअली अल्पसंख्यकों के लिए जो अच्छे कानून प्रोटेक्ट किया है तो वो उसके लिए अंबेडकर है, यानी अमित शाह पे भी बहुत उपकार है अंबेडकर के। तो अंबेडकर के ऊपर फिर हाथ डाला इन्होंने उनके गिरेबान में, तो वो इतने बड़े थे कि उनके हाथ डालने पे इनके हाथ जलने की तहमत आ गई। मैं ये मानता हूं कि अमित शाह का रेसिग्नेशन, इस्तीफा जब तक नहीं आता तब तक लोगों को रुकना नहीं चाहिए। ये विपक्ष रुके नहीं रुके, अधिवेशन रहे नहीं रहे, अब अधिवेशन का क्या मतलब है सर? सरकारी झूठ है, झूठे मैनिपुलेशन से चुन के आई है, तो आप अधिवेशन का पकड़िए नहीं। लेकिन मनुस्मृति दहन दिन पे मनुस्मृति का दहन करना जरूरी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, यानी आप हो, मैं हूं, औरत है या लड़कियां हैं, ये इस देश का कोई भी घटक आप पकड़िए, तो वो सारे लोगों के खिलाफ मनुस्मृति ने कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान किया है कि उससे उसके जीवन की सार्थकता ही खत्म हो जाती है, उसे एक यंत्र बनाने की। तो रोबो बनाना तो आरएसएस चाहती है, तो मनुस्मृति का दहन करना बहुत जरूरी है। अंबेडकर ने हमें आजाद बनाया सर। मनुस्मृति एक ऐसा ऐसी गंदी किताब है जिसको गटर में फेंका जाना चाहिए। और वो कौन सी धार्मिक किताब है सर? वो कोई भी धार्मिक किताब नहीं है, और धार्मिक किताब नहीं, वो एकदम धार्मिक किताब नहीं है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, 1920 के आसपास की है। इसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था इस पर बात करने के लिए, क्या कहते हैं, मनुस्मृति पर बात करने के लिए, और वहां लोगों ने कुछ कहा तो महात्मा गांधी ने बिल्कुल क्लियर कहा कि मनुस्मृति में तमाम सारे क्षेपक बाद में जोड़े गए हैं और बहुत कुछ सुधारा गया है, और अगर ओरिजिनल हो भी तो एक ऐसी किताब जो जाति व्यवस्था और स्त्रियों के प्रति अन्याय की बात करती है, ऐसी किताब को मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी भी, जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो जाति व्यवस्था को बचा रहे थे या मान रहे थे, उन्होंने भी मनुस्मृति को सीधे सीधे खारिज किया था, वो भी 1920 के दशक में। मैंने अपनी किताब में दिया है इसके बारे में। नहीं, ये सर आपकी किताब में तो है ही। और ये बात यह है कि मनुस्मृति का, मनु का जो एक पुतला, जो स्टैचू जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने है, शायद मैंने जयपुर हाईकोर्ट, वो पहले तोड़ देना चाहिए सर। क्योंकि मनु वो चीज है जिसकी वजह से इस देश में वर्ण व्यवस्था का जहर और पक्का हो गया। मैं ये मानता हूं कि अंबेडकर पे जो बात अमित शाह ने बोली, उसके लिए उनको इस्तीफा देना ही काफी नहीं है सर, ये एट्रोसिटी लगनी चाहिए उनके ऊपर। और उनकी सारे जो वो सारंगी और वो जिनको जख्म हुए और वो अस्पताल में हुए, अरे मैं चाहता हूं कि लाल कृष्ण अडवाणी बेचारे एक्चुअली एडमिट हुए हैं, उनको देखने के लिए जाएं, इसके बजाय रविशंकर प्रसाद और सारे लोग वो सारंगी को देखने जाते हैं, जो ग्रैहम स्टेन्स जैसे, फादर ग्रैहम स्टेन्स उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चों के मौत के जिम्मेदारों में से एक है। तो ये इनको कुछ लगी नहीं थी। अब आज कोर्ट ने बरी कर दिया था हालांकि उनको, वो डॉक्टर ने हाँ, आरोपी तो डॉक्टर ने बोला यार सारंगी साहब तो बिल्कुल फिट है, उनका एमआरआई ओके, बीपी ओके, सब ओके, अब क्या करेंगे? बोला अब ऐसे जैसे बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अब डॉक्टर तय कर रहे हैं, बोलते हैं आप नेता तय करेंगे, वैसे ही करेंगे। नहीं, लेकिन मैं मजेदार बात बताऊं राजू भाई, मैंने उसको पोस्ट किया था, मैंने वो वीडियो भी देखा था। डॉक्टर ने तो सीनियर डॉक्टर्स ही कहा था। डॉक्टर का जो बयान है, वीडियो है, उसमें तो वो कहता है सीनियर डॉक्टर्स तय करेंगे, लेकिन एएनआई ने जब वो वीडियो लगाया तो जो सच था वो सामने आ गया, उसने लिख दिया सीनियर लीडर्स तय करेंगे। ये पूरा किस्सा है। ये लेकिन एएनआई सर ज्यादा इस मामले में हमको उस पे विश्वास रखना चाहिए कि बीजेपी के अंदर की खबर तो सिर्फ एएनआई दे सकती है सर, क्योंकि बीजेपी की अपनी संस्था है, वो जहरीला पेड़ का एक हिस्सा है। और
ये मामले में जो अंबेडकर साहब पे बोला गया अमित शाह द्वारा, वो अमित शाह की कोई योग्यता ही नहीं। जैसे मोदी कोई नेहरू पे बात करे, ये जितना गलत है उससे ज्यादा गलत अमित शाह अंबेडकर पे, यानी उन्होंने बांट लिया है किसको, मैं नेहरू को ठोकता हूं, आप अंबेडकर पे हाथ डालिए, ये सब उन्होंने बांट लिया। सर ये समझते क्या है अपने आप को? यहाँ पर मुख्यमंत्री चले जन सुरक्षा कानून के अंदर करने के लिए लोगों को, ये इलेक्शन प्रक्रिया को भी अपारदर्शी बना रहे हैं। सर ये बातें सही जानी नहीं चाहिए। अंबेडकर हमारे वो पुरुष है जिन्होंने युगों तक, जिन्होंने हजारों सालों तक जिस समाज को एक अंधे युग में रखा था इस ब्राह्मणवाद ने, उन्हें बाहर निकाला। और सर सिर्फ उनको नहीं निकाला सर, ये उन्होंने संविधान बनाया तर हर तबके का ख्याल रखा। उन्होंने ब्राह्मणों का रखा, बिल्कुल, मैं ये बात बार बार कहता हूं कि सिर्फ दलितों का, दरअसल अंबेडकर को सिर्फ दलितों का उद्धारक कह देना उनको बहुत छोटा कर देना है। मैं तो हमेशा महिलाओं के लिए, जिस तरह के हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए ज्यादा था, हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ना था। सर अमित शाह जैन कम्युनिटी से आते हैं, उनके ऊपर भी उनके उपकार हैं, उनको प्रोटेक्शन जो मिले हैं वो अंबेडकर जी की वजह से। ये लोग जानते नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। सर इनके सर्टिफिकेट, यानी पहले डिग्रियां पास करी जो जबकि हाथ से लिखी जाता है सर्टिफिकेट, लेकिन आज मांगो तो माइक्रोसॉफ्ट की डिग्री दे देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की लिपि में। तो ऐसे लोग हैं जिनका सब झूठा है, कागज दिखाओ तो झूठा है। तो कागज नहीं दिखाएंगे का मतलब क्या? आखिर वो कागज नहीं दिखाएंगे वाली जो बात थी एनआरसी सीएए में, वो यहां आ गई है। सर बीजेपी में अब चुनाव आयोग कागज नहीं दिखाएगा। तो कुल मिला के इस देश का भविष्य बड़ा ही अंधकार में है और गलत लोगों के हाथ में है। इमीडिएटली लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, इमीडिएटली लोगों को, जनता को अपने हाथ में लेना चाहिए मामला। नेताओं को, विपक्ष को, सारे लोगों को गांधी जी का स्मरण करना चाहिए और इस बात को पूरी तरह से निपटा लेना चाहिए। क्योंकि अमित शाह का अंबेडकर जी पे जो बयान है उसके लिए तो उनको माफी तो मांगनी है, लेकिन माफी कोई सजा नहीं, उनकी सजा इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले। और नेहरू पे जो बात की है बार बार, आपको लगता है कि शाह जी के बिना मोदी जी शासन चला पाएंगे? सर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है और दोनों अडानी के बिना नहीं चला पाएंगे, ये हमको सब मालूम है। लेकिन फिर भी हमारी मांग तो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, जनता का पर्सपेक्टिव है, और जनता सर्वोपरि है इस देश में। इस देश में शाह सर्वोपरि नहीं। सर कितने शाह आया, आदिल शाह आया, निजाम शाह आया, कुतुब शाह आया, आया और गए, अहमद शाह आया। तो शाह का कोई मतलब नहीं है सर। इस देश में जनता ही सर्वोपरि है और वो अंबेडकर की वजह से, नेहरू की वजह से, और वो रहेगी। और ये लोग आएंगे जाएंगे लेकिन हम लोग रहेंगे। तो बात यह है कि ये कोई हमें जेल में डालने की कोशिश करे आप और हम जैसे लोगों को बोलने वाले, फिर अर्बन नक्सल कहे या कुछ भी करे, या भगवा टेरर जो इनका है उसका समूल नाश जब तक नहीं होता तब तक हमें लड़ते रहना चाहिए, यही मेन चीज है। और पहली एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं राजू भाई, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, उसके साथ ही जोड़ लीजिएगा। संसद में रोज अच्छा खासा, संसद चलाने के लिए रोज का खर्च अच्छा खासा होता है, बड़ा खर्च होता है, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि संसद को तमाशा बना दिया गया है। पूरे टाइम नारेबाजी चलती है, हल्ला होता है, बिल पास होते हैं, संसद खत्म हो जाने के बाद उनको किसी तरह से पास कर लिया जाता है। हालांकि इस बार दो चीजें बड़ी मजेदार हुई, पहले वक्फ बिल लेके आए, वो भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, और इस बार जो लेके आए थे वो भी ठंडे बस्ते में उनको डालना पड़ा। इस बार वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए थे, वो तो आपकी सुप्रिया सुले जी ने सही समय पे सलाह दे दी इसलिए वो चला गया, अदरवाइज तो वो पता नहीं क्या होता उसका, वो वहीं गिर जाता। तो ये जो हो गया है कि संसद के अंदर काम ही नहीं हो रहा है। एक तो संसद चल बहुत कम रह रही है, चलती है तो प्रधानमंत्री जी एक दिन आते हैं जिस दिन उनको बोलना होता है, बाकी किस दिन वो आते नहीं हैं। तो संसद में जो इस तरह से काम हो रहा है वो लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला नहीं है? सर अंबेडकर पे हमला करने का मतलब ही ये है कि वो यानी पहला फांसा नहीं है ये लोकतंत्र पे हमला सेंगोल से शुरू हुआ है, उससे पहले ही हुआ है। जब मत्था टेका ना मोदी जी ने संविधान पे, तब आप समझना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मत्था तो अडवाणी जी के हाथ पे रखा था। तो अडवाणी जी की दशा देखिए, वही दशा उन्होंने संविधान की कर दी, वही दशा उन्होंने पार्लियामेंट की कर ली, और उनको लगा वो अंबेडकर जी की भी पूरी वो कर दे, ऐसी दशा कर दे। लेकिन उनको महंगा पड़ा, लेकिन वो महंगा नहीं, उसकी कीमत उनको अमित शाह अभी चुका नहीं रहे, उनको चुकानी पड़ेगी और चुकानी चाहिए, और विपक्ष को इस पर रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आप सुप्रिया सुले जी का नाम लिया, विपक्ष को भी सावधान रहना चाहिए कि एनसीपी, शरद पवार गुट हो या केजरीवाल की आप पार्टी हो, इनसे
ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जो लड़ाई है, जो लड़ेंगे वही लड़ेंगे, बस दैट्स ऑल। इमीडिएटली अरविंद केजरीवाल को वो हाथ एआई में अंबेडकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आ गया। तो ये शर्मनाक है। आप किस चीज पे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा साहब को हम भगवान बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन बाबा साहब महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे मुक्तिदाता है वो। ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। ये सब बकवास चीजें करने वाले लोग इंडिया गठबंधन में नहीं होने चाहिए। सुप्रिया सुले ने आइडिया दिया, वो बात तो स्पष्ट है कि अमित शाह को तब आइडिया आया कि हाँ, ये जेपीसी के पास भेजा जा सकता है, नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल तो वहीं पे ढेर धाराशाही हो जाता। उनकी आइडिया थी। तो ये लोगों से बच के रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन को अपने में है ये मानना भी नहीं चाहिए। भले उसका अंजाम थोड़े टाइम के लिए बुरा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक ही रहेगा। तो जिनको अपने संपत्ति की ज्यादा चिंता है अपने देश से, उनको इस लोकतंत्र की लड़ाई में कोई स्थान नहीं है, या संपत्ति या पावर जिसकी भी वो है। तो बात यह है सर, कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, कि इस देश को एक ऐसे क्रॉस रोड पे लाके रखा है मोदी, शाह और अडानी ने, कि या तो आप लड़ेंगे या तो आप गुलाम बनेंगे। और गुलाम ऐसे भयंकर जो ब्रिटिशों से भी बदतर थे। यानी हमने यहाँ परभणी में देखा, यहाँ मस्साजोग में देखा सर, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, पुलिस द्वारा भी जो बर्बरता हो रही है सर, कोई किसी का माए बाप नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल इंजुरीज की शॉक की वजह से सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हुई, ऐसा लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूं, आप दिखाइए। कल हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने विधानसभा में यह कहा कि उनको अस्थमेटिक अटैक पहले से आते थे, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये मेडिकल साइंस से लेके अंबेडकर जी तक सबको ठगने में लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा आरएसएस कल्ट। तो जनता को अपने अधिकार और स्वतंत्रता और आजादी को कायम रखने के लिए संघर्षरत होना जरूरी है। और ये आखिरी बात मैं बताता हूं सर, जो संघर्ष नहीं करेंगे वो भी कब्र में जाएंगे, संघर्ष करेंगे वो भी कब्र में जाएंगे। अगर अंजाम एक ही होना है तो लड़ना बेहतर है। तय जनता को करना है, तय विपक्ष को करना है, गुलामी बर्दाश्त करनी है, या फिर अपनी आजादी के लिए एक नई लड़ाई लड़नी है। महापुरुष हों या आप खुद हों, छोड़ दीजिए महापुरुषों को, वो अपना जीवन जी के गए हैं। और कहा जाता है कि आसमान पे थूकोगे तो थूक लौट के तुम्हारे मुंह पे ही आएगी। तो महापुरुषों का तो ये क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन हमारा आपका, हमारे आपके बच्चों का जो हो रहा है, खासतौर पे आप खुद सोच के देखिए कि चुनाव आयोग के पास ऐसा गोपनीय क्या होता है। वोटर लिस्ट पब्लिक होती है, कितने वोट मिले किसको ये पब्लिक होता है। तो क्या गोपनीय रह गया। गोपनीयता बस उस 30 सेकंड की होती है जिसमें जाकर आप अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देते हैं। और सारा सवाल यही है कि जिसको आपने वोट दिया उसी को वोट पहुंचा या किसी सॉफ्टवेयर से वो कहीं और चला गया, यही क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क को समझने के लिए कौन सा ऐसा पेपर है जो छुपाया जाना चाहिए, और क्या ऐसा है जिसको सरकार छुपाना चाहती है, ये सवाल मैं आपके बीच में भी छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए भी, और कुछ समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई।